Hello, students. Welcome in the sixth lecture of surface chemistry. We'll continue with the same colloidal solution topic. We have started with the sum already. We have learned the some properties of colloidal solution, that is Tyndall effect, Brownian movement, right? Let's continue with the next property, that is charge on the colloidal particles. Simply इसमें सपोज हम लोग ने FeOH थ्राइस विथ वाटर एक सॉल्यूशन बनाया है. दिस सॉल्यूशन में स्टिल FeOH थ्राइस इज साइज उसकी थोड़ी सी छोटी पड़ रही है कॉलोइडल में आने के लिए. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट इन बॉटल, I'm taking here one bottle. जिसके अंदर ये FeOH थ्राइस के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है. नाउ आई एम एडिंग इनसाइड इट FeCl3 और वो बॉटल को मैं शेक करता हूँ. व्हाट आई फाउंड इनसाइड इट, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे FeOH थ्राइस. FeOH थ्राइस में सब चारों और OH था ना, सब Fe बीच में था. OH के ऊपर Fe+3 Fe+3 कैंस चिपक गए. तो बड़ा सा पार्टिकल्स हो गया. नाउ इन द कॉलोइडल रेंज आ चुका है वो, और ये छोटे छोटे आपके क्लोराइड कैंस इधर उधर घूम रहे. ठीक है. अभी ये जो आपके बॉटल है, बॉटल में ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो सब बाजू मूव करेंगे. अभी ये क्या आप बोल सकते हो, मैं इतने सारे पॉजिटिव आयंस इसके चिपक गए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. ये पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि आजू बाजू और मूवमेंट, अभी आप देखा आपने ब्राउनियन मूवमेंट, रैंडम मूवमेंट करते रहता है सब बाजू, और सब बाजू मूवमेंट करके आजू बाजू सब लोग को टच करता है. मतलब आजू बाजू जो भी मॉलिक्यूल है सबको टच करता है. जिस पे चार्ज नहीं था, वाटर पार्टिकल वगैरह सब पे, तो वो लोग को भी टच कर करके अपना पॉजिटिव चार्ज देता है. ले लो ले लो ले लो ले लो, लाइक दैट. तो सिंपली ये पॉजिटिव चार्ज जिसको जिसको टच करेगा, मुझे टच करेगा तो मेरे में पॉजिटिव चार्ज आएगा थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे को टच करेगा, दूसरे को चार्ज, ऐसे करके सारे मॉलिक्यूल को ये चार्ज देते रहता है, और पूरे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज, पूरे सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लाइक दैट. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट द चार्ज डेवलपमेंट. चार्ज डेवलपमेंट कब हुआ, जब भी सर्टन चीज़ हम लोग ने, दैट इज FeOH थ्राइस के अंदर FeCl3 डाला, तब जाके ये सब चिपक गए और चार्ज डेवलप्ड हुआ. सिंपल. अभी ये जो हाइड्रोक्साइड की बात की अपन ने, हाइड्रोक्साइड ये ऑलवेज अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं, तो याद रखना. और सल्फाइड आयंस, अगर ये सल्फाइड लेता था तो सल्फाइड छोटे छोटे होते हैं, तो सेंटर के हिसाब से, सेंटर आर्सेनिक पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपकेगा, तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन डेवलप होगा, लाइक दैट. तो याद रखना है सल्फाइड सॉल जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और हाइड्रोक्साइड सॉल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. So always hydroxide is a positively charged and sulfide sol is a negatively charged. और एक इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे और सॉल्यूशन एनलिस्ट किए पॉजिटिवली चार्ज में, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ऐसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो हर एक पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है, राइट. तो हियर हीमोग्लोबिन पे ऐसी इम्प्योरिटीज, दैट इज हीमोग्लोबिन पे
impurities in terms of sodium, पोटाशियम, बॉडी में होता है कैल्शियम, जिंक, ये सब चिपकते रहता है किसके ऊपर? हीमोग्लोबिन के ऊपर, बड़े से मॉलिक्यूल के ऊपर. हेंस ये हीमोग्लोबिन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट. तो इसके लिए आपका उस हीमोग्लोबिन एंड दैट नीडेड टू गो इनटू द किडनी टू डिस्चार्ज इटसेल्फ. डिस्चार्ज करके फिर कॉलोइडल, मतलब ये चार्ज बढ़ते जाता है. अगर किडनी जिसकी फेल हो गई है उसमें, तो चार्ज बढ़ के देन इट स्टॉप्स द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, राइट. तो इसके लिए हम लोग डायलिसिस करते हैं. डायलिसिस करके, डायलिसिस में क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन जो चार्ज अप हो गया है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अपन कहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे भेजेंगे. नेगेटिव पे वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा और वापस ब्लड डाल दिया बॉडी में. तो लाइकवाइज कंटिन्यूसली दिस इज ऑल्सो प्रूफ दैट हीमोग्लोबिन इज अ चार्ज सॉल्ट. चार्ज आता है उस पर, राइट. तो ये बात हो गई चार्ज की, जहाँ पे वेरियस एग्जाम्पल्स ऑल्सो आई टुक, राइट. यू हैव टू नोट डाउन दैट. नाउ विल टॉक ऑन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. व्हाट इज दैट? अभी बात की FeOH थ्राइस के ऊपर Fe3+ चिपक गए हैं. आप अगर बहुत सारे क्लोराइड आयंस डाल दो, ठीक है, एंड दैट क्लोराइड आयंस ऑल्सो कैन फॉर्म दिस काइंड ऑफ लेयर अंडर सुटेबल कंडीशंस. सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. दो लेयर है. जो FeOH के ऊपर पहला जो लेयर है Fe3+ का इज कॉल्ड एज फिक्स्ड लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर, छोटा लेयर. ना दूसरा है जो ये जो एकदम डार्क ब्लू पेन से बनाया है बाहर वाला, इट्स कॉल्ड एज डिफ्यूज लेयर, मोबाइल लेयर. तो ये दो लेयर हम बना सकते हैं कॉलोइडल सॉल्ट में. एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बाहर में बहुत ज़्यादा आयंस है, अंदर में कम है, तो चार्ज का एक डिफरेंस डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग. दिस पोटेंशियल डिफरेंस अमॉन्ग दिस टू, वो अगर आपने अप्लाई कर दिया, एनर्जी अप्लाई कर दी, तो ये डेवलप हो जाएगा डबल लेयर. दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और अ जेटा पोटेंशियल. दैट इज अ potential difference between the diffused fixed layer or a diffused layer, between the fixed layer and diffused layer, right. ठीक है, इतना दिमाग में बैठा. अभी ये एक मैंने क्या लिया है, ट्यूब लिया है पूरा. ट्यूब में ये पूरा आपका कॉलोइडल सॉल्ट भर दिया है पूरा ट्यूब में, और ये इलेक्ट्रोड, मेटल के रॉड्स लगा दिए जिसको चार्ज दिया है मैंने. ये मेटल के रॉड को पॉजिटिवली चार्ज दिया, ये मेटल के रॉड को नेगेटिव चार्ज दिया है. दिस इज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो रिएक्शन में इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इट्स इनर्ट मेटल प्लेटिनम. सो जैसे ही मैंने चार्ज अप्लाई किया, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, ये जो, हाँ सर ये इस पर चार्ज आया था, तो ये चार्ज वाला जो कॉलोइडल पार्टिकल्स है उसने मूवमेंट चालू कर दी टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट. तो ये कहाँ जाएगा, टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव के पास जाएगा सर इधर, और डिस्चार्ज हो जाएगा. तो मूवमेंट ऑफ colloidal particles under the influence of electric field is called as electrophoresis. बैठा खुद दिमाग में, सुपर्ब बेटा, वाह. चलो, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस दिमाग में बैठा आपको, जिसका मेन काम है पार्टिकल को डिस्चार्ज करना. सिंपल. अभी इसमें और एक टर्म आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. इलेक्ट्रोऑस्मोसिस हम तब बोलेंगे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आपने कॉलोइडल पार्टिकल को नहीं बल्कि डिस्पर्स्ड मीडियम, कॉलोइडल पार्टिकल इज अ डिस्पर्स्ड फेज, राइट. सो आपने किसको, डिस्पर्स्ड मीडियम, लिक्विड, सॉल्वेंट को आपने मूवमेंट करवाया. याद करो बायो, ऑस्मोसिस इज नथिंग बट अ मूवमेंट ऑफ व्हाट, solvent particles, not the solute particles. तो solvent particles को movement करवाए under the electric field influence, then this technique is called as electroosmosis. Now the next term, that is coagulation and precipitation.
तो भाई कोएगुलेशन का सिंपली मतलब है, शॉर्टकट में बात करते हैं अपन, चार्ज वाले सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर देना। सिंपल, चार्ज वाले सॉल्यूशन को डिस्चार्ज कर देना को हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन करने की पहली टेक्निक, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ भाई, इसके ऊपर क्या चार्ज है? FeOH थ्राइस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एक काम करो, क्या डालो, Fe3+ को खींचने, पॉजिटिव को खींचने के लिए नेगेटिव आयन डालो। क्लोराइड डाल सकते हो, सल्फेट आयन डाल सकते हो, फॉस्फेट आयन डाल सकते हो, सिंपल। बट द यस ऑब्वियसली अभी 3+ है ना, तो ये 3- वाला जो है ना, वो इमीडिएटली इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एक ही डाला बस हो गया। बट क्लोराइड पता है ना -1 चार्ज है, तो 3 डालने पड़ेंगे, राइट। तो मिस्टर शुल्जे हार्डी ने ये टेक्निक बताया। शुल्जे हार्डी सेज दैट द पावर, उसको कोएगुलेट डिस्चार्ज करने की एबिलिटी, जितना वैलेंसी ज़्यादा है पावर ज़्यादा है, जितना चार्ज ज़्यादा है वैलेंसी ज़्यादा है, उतना उसको डिस्चार्ज करने का, कोएगुलेशन करने का पावर ज़्यादा है। तो पावर ऑफ दिस कोएगुलेशन, पावर डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर जो दिस इज वैलेंसी चार्ज। तो क्वेश्चन में देखना है, पूछना है, अगर पूछा किसकी पावर ज़्यादा है, तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है दैट हैज मैक्सिमम पावर, राइट। सिमिलरली वैल्यू मतलब हाउ मच क्वांटिटी you have to add. So here 3 quantity we have to add. Here only 1 quantity. So value wise, value 3 is bigger, 1 is smaller. So the value inversely proportional to the power. जिसका पावर कम है उसकी वैल्यू ज़्यादा लगेगी अंदर, और जिसका पावर ज़्यादा है, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। चलो एक और टर्म पढ़ लेते हैं, फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। क्या होता है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू? समझाता हूं मैं। ये एक चार्ज सॉल है, अभी बनाया था। इसको मुझे डिस्चार्ज करना है, सिर्फ 2 घंटा टाइम मिलेगा आपको, और ये क्वांटिटी कितनी लेनी है? 1 लीटर। अगर आपने क्वांटिटी 1 लीटर ली, अगर आपने 2 घंटे में इसको डिस्चार्ज करना है 1 लीटर कॉलोइडल सॉल्ट को, तो डिस्चार्ज करने के लिए क्वांटिटी कितना इलेक्ट्रोलाइट्स के मोल्स डालने पड़े इज कॉल्ड एज फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। सिंपल, देखो, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना डालना पड़ा ऊपर से in terms of millimoles, not moles, millimoles required to cause the precipitation, मतलब जो discharge हो गए बाहर निकल गया वैसे, in the 1 liter solution for the 2 hours is called as flocculation. कितना डाला? millimoles. That millimoles is called as flocculation value. Simple. Now going ahead, और भी अपने पास टेक्निक है कोएगुलेशन, फ्लॉक्यूलेशन, मतलब कोएगुलेशन करने के लिए। एक तो अपना इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीछे देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस हम लोग ने कॉलोइडल पार्टिकल को बुलाया इलेक्ट्रोड पे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, और डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, Fe3+ कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा, हाँ देखो आगे, मिक्सिंग 2 ऑपोजिटली चार्ज सॉल्यूशन। आगे देखा पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन भी होता है और नेगेटिवली चार्ज भी होता है। कौन होता है? हाइड्रोक्साइड वाला पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन एंड सल्फाइड वाला नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट 2 अपोजिट चार्ज सॉल्ट वाले अगर मैंने मिक्स कर दिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा भाई? न्यूट्रलाइज कर देगा कि नहीं? डिस्चार्ज कर देगा कि नहीं? सिंपल। सिमिलरली बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है बेटा? सिंपल है, देखो अभी आपको पता है FeOH थ्राइस और ये Fe3+ दोनों का क्या डिफरेंट है? बॉइलिंग पॉइंट। पहले जिसका अचीव हो जाएगा वो टाटा बाय बाय बोल के स्वाहा हो जाएगा, गैसीय स्टेट में निकल जाएगा बाहर, बचा होगा दूसरा अंदर। सिंपल।
नाउ रिपीटेड डायलिसिस, ये डायलिसिस एक सर्टन प्रोसेस है, वो प्रॉपरली डीपली नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा मैं आपको, 7th सेशन। ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एक टर्म ले रहा हूं मैं इधर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज whose magnitude depends upon the amount of solute. Solute मतलब dispersed phase, ऊपर से डाल रहे हो, उसकी क्वांटिटी कम डाली तो सर्टेन प्रॉपर्टीज का वैल्यू कम मिलता है हमें, एंड उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डाली तो वो सर्टेन प्रॉपर्टीज का वैल्यू ज़्यादा मिलता है हमें। तो दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट। कम डाला तो कम वैल्यू मिलेगी वो प्रॉपर्टी का आंसर, और ज़्यादा डाला सॉल्यूट तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। वो सर्टेन प्रॉपर्टीज, अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए इसको बहुत छोटा छोटा कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टिकल, बराबर। सपोज इसके 25 पार्टिकल डेवलप किए एकदम छोटे छोटे, और इधर कॉलोइडल बनाने के लिए थोड़ा तो बड़ा रखना पड़ेगा, समझो 5 से 7 डेवलप हुए। तो आप मुझे बताओ तो किधर पार्टिकल ज़्यादा है, तो जो आपने एक ऐड किया है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाने के लिए बहुत डेवलप कर देगा पार्टिकल्स। और अगर आपने क्या बनाना है, कॉलोइडल सॉल्व बनाना है, तो आपको भाई उतने सारे नहीं बन पाएंगे बस, तो सॉल्यूट की ज़्यादा वैल्यू इधर रहेगी। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द ट्रू सॉल्यूशन ड्यू टू लेस साइज develops more particle, hence gives more magnitude of colligative property, whereas due to the bigger size than the true solution, it develops less particle and gives less magnitude of the colligative property. तो please mention MCQ में देख संभालना, the colloidal salt has a least magnitude of colligative property. Similarly, color of this colloidal solution depends upon size of the colloidal particles. See, very simple thing is that colloidal salt के पार्टिकल छोटे हैं, colloidal salt के पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो वो लोग ये आपकी डिफरेंट वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग लाइट, जो एब्जॉर्ब करते हैं वो लोग लाइट, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है दोनों की। बड़े पार्टिकल की ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा तो वो उस हिसाब से वेवलेंथ सेट मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और ये कम एनर्जी, छोटा पार्टिकल थोड़ा सा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसके हिसाब से वो अपनी वेवलेंथ सेट करता है, राइट। तो दोनों की वेवलेंथ अलग अलग है, और आपको पता है क्योंकि इधर लिखा है मैंने क्या, रैंडम रेंज इज 400 नैनोमीटर टू दिस वेवलेंथ लैम्बडा की रेंज, ठीक है। अगर पार्टिकल ने 400 नैनोमीटर से अगर लाइट एब्जॉर्ब की तो उसका वॉयलेट कलर डेवलप होगा, और सिमिलरली अगर उसने रेड कलर कब आएगा, जब भी 700 नैनोमीटर से वो लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करेगा, राइट, ठीक है। सो एज पर द साइज चेंजेस द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट ऑल्सो चेंजेस, उसके हिसाब से कॉलोइडल सॉल्ट को कलर मिलता है। तो एग्जाम्पल लिया मैंने, स्मॉल गोल्ड पार्टिकल, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स गोल्ड के रहते हैं तो रेड कलर का सॉल्यूशन डेवलप होता है। नाउ यू विल वंडर सर गोल्डन कलर नहीं, जब एकदम स्मॉल होता है तो उसका रेड कलर देखने मिलता है। फिर जैसे जैसे बड़ा गोल्ड के पार्टिकल्स डालोगे तो वो कॉलोइडल सॉल्ट का पर्पल कलर डेवलप हुआ, फिर और बड़ा डाला तो ब्लू कलर डेवलप हुआ, फिर एकदम बड़ी साइज़ के गोल्ड पार्टिकल्स डाले गोल्ड के आपने तो फिर जाके गोल्डन कलर डेवलप हुआ। इट्स लाइक दैट। बैठा दिमाग में आपके।
और इधर हम ऑलरेडी बात कर चुके और दो प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी की. आई होप यू रिमेंबर्ड. Surface tension in what? Lyophilic colloidal solution is less than the surface tension of the solvent, and whereas in lyophobic colloidal solution it remains as it is, right? Similarly, viscosity में the viscosity of lyophilic colloidal sol is higher than its what? Solvent. पहले से इंट्रैक्शन बहुत बढ़ गया था, याद करो. And viscosity of lyophobic colloidal sol remains same as the viscosity of solvent, right? ये आपको याद होगा, आई होप. स्टार्टिंग में भी मैंने स्टार्टिंग में लिया है यही वीडियो के. सो चलो, इतना दिमाग में आपके बैठ गया है सब बात. वेरी गुड. सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द लास्ट सेशन. एक और सेशन करके अभी फिर ही आराम फरमाना, आराम करना. एंड लास्ट एक सेशन का नोट्स प्रॉपरली बना के फिर जस्ट ओरल दे के देन यू गो फॉर असाइनमेंट एंड एग्जाम. ठीक है. हर एक चैप्टर का अपन ने एग्जाम डिज़ाइन किया फटाक से उसके बाद ही, ताकि आपका तुरंत पढ़ाई हो जाए. एंड डेफिनेटली पढ़ाई हो जाएगा तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे. क्लियर? चलो, वेरी गुड. एंड फाइनली यू नो दैट you have to go for the what? Subscription for continuously notification of it. Take care. Bye.